जनपद के व्यवस्थापक भद्रान यादव जी मिल चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि मऊ डिपो से कहां के लिए बसें जाती हैं। ये जो है यहाँ के केंद्र प्रभारी हैं जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मऊ डिपो जो है एक जंक्शन है, किन किन प्रदेशों के लिए संभावित बसें जाती हैं और कहाँ किस जनपद के लिए? ज़्यादातर मान लीजिए दिल्ली के लिए हमारे यहाँ जो बलिया डिपो की बस चलती है, ये जो बसें जाती हैं उनकी दिल्ली सीधे सबको जोड़ती हैं वहाँ पर अन्य प्रदेशों के लिए। और हमारे से अभी 2 नई बसें चली हैं जो सीधे अयोध्या के लिए जा रही हैं। 2 अंडरटेकिंग बसें हैं जो एक सुबह 6 बजे, एक 7 बजे यहाँ मऊ से चलती हैं और बहुत अच्छी चल रही हैं। दोनों एसी हैं या नॉन एसी हैं, अंडरटेकिंग बसें हैं, वंदित बसें हैं। जी बढ़िया चल रही हैं यात्रियों की सुविधा के लिए। और यहाँ से कानपुर के लिए सीधी सेवाएँ हैं। एक एसी बस है हमारी जो 7:30 बजे यहाँ से निकलती है और वहाँ आलमबाग से 4 बजे चलती है, जो बहुत अच्छी चलती है। एकदम जनप्रिय सेवा है, बहुत अच्छी चल रही है एसी जनरल सेवा। और इसी तरह आपके यहाँ बलिया के लिए जाते हैं, एक इधर गोरखपुर के लिए सेवाएं हमारी, कानपुर है, आपके लखनऊ के लिए कई सेवाएं चलती हैं। इस तरह से है सर। तो आप सुन रहे थे मऊ डिपो के जो है केंद्र प्रभारी भद्रान यादव जी को आपने जानकारी देते हुए कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जहाँ लोगों का आस्था का केंद्र बिंदु है, जहाँ भगवान राम का घर है, जहाँ जो है भगवान राम का जो है मंदिर बन रहा है, उस जो है धार्मिक स्थल के लिए मऊ से सीधे जो है अंडरटेकिंग बसें जो हैं 2 सुबह चलाई जाती हैं। एक सुबह 6 बजे चलाई जाती है और एक जो है 7 बजे चलाई जाती है। आपने जानकारी देते हुए कहा कि दोनों और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय गौड़ महासभा के जो है जिला अध्यक्ष। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। अध्यक्ष जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रमाकांत गौड़, अध्यक्ष अखिल भारतीय गौड़ महासभा जनपद मऊ। अध्यक्ष जी, आप लोग आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं पिछले सोमवार से ही। आप लोगों की प्रमुख मांग क्या है? अब धरना प्रदर्शन तो हम कल से ही बैठे हुए हैं जी। और हमारी पैदल यात्रा जो है शांति प्रिय ढंग से गाजीपुर तिराहे से कलेक्ट्रेट परिसर में आई और यहाँ हम लोग अपने हक और हुक्म को मांगने के लिए पूरी आम करीब 4-5 हज़ार की जनता के साथ हमारे लोग थे और हमने अपनी मांग रखा। हमारी मांग यही है कि जो हमारे जाति प्रमाण पत्र को रोका गया है, अवरुद्ध किया गया है, वो अविलंब जारी कराया जाए। दूसरी चीज़ कि हमारे 22 प्रधान हैं जो एसटी सीट से निर्वाचित होकर के आए हैं जी। और 11 बीडीसी निर्वाचित होकर आए हैं। 170-72 के लगभग सदस्य जो है निर्वाचित होकर के आए हैं। और इसके पहले 2015 में भी हमारे लोग 22 प्रधान थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे लोग हैं और जिनका प्रमाण पत्र जारी हो चुका है और वह बिना जांच किए नहीं जारी है, उसको भी अवरुद्ध किया गया है। प्रधान नहीं, उनका कैसे अवरुद्ध किया गया? वो तो ऑलरेडी प्रधान है। ऑलरेडी प्रधान है, लेकिन अब शासन की जो भी जिला प्रशासन की जो भी मानसिकता हो, कहीं न कहीं कुंठित मानसिकता की वजह से उनके वह जो अपने लड़का जो है, लड़के के जो पिता हैं वह ऑलरेडी एसटी सीट पे प्रधान है और लड़के का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है कि नहीं तुम नहीं पाए जा। जी। उसके बाद भी जो सर्टिफिकेट जारी नहीं हो नहीं, उसके बाद भी हमारी सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रही, 2019 तक जारी रही। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं मऊ कलेक्ट्रेट में जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनकी 5 सूत्री मांगे हैं। जिनका जाति प्रमाण पत्र पूर्व में जारी है, उनका जाति प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए। दूसरी मांग इनकी है कि जनपद मऊ में जनजाति के आरक्षित जनजाति की सीट पर प्रधान बीडीसी एवं मेंबर चुने गए हैं, उनके परिवार के लोगों को भी जो है जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इनकी तीसरी मांग है कि गौड़ जनजाति के पढ़ाने वाले छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति उनके खाते में भेजी जाए और नगर निकाय के चुनाव में जो है उनके लिए सीट भी आरक्षित की जाए। इनकी अंतिम मांग है कि अनुसूचित जनजाति के कक्षा 6 व 9 में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं को साइकिल वितरण किया जाए। मुरली मनोहर के साथ पेंसी खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे नेशनल कवरेज के वो सारे अपडेट खबरें जो आप तक पहुंचाने में मेरा पूरा प्रयास होगा। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के सेहत जी है तो जहान है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से, एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाने जा रहे हैं जो पूर्वांचल की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और क्रिटिकल से क्रिटिकल रोग उस केसों को भी जो है हैंडल करने का काम करती हैं, ठीक करती हैं, बच्चे और बच्चा दोनों को बचाने का काम करती हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं स्वास्तिक हॉस्पिटल के डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि सिंह कुशवाहा जी से। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि जिस समय महिलाएं जो है गर्भवती होती हैं और काफ़ी जो है रक्तस्राव होने लगता है, जिससे कि महिलाएं मर भी जाती हैं और डिलीवरी में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, ये क्यों होती है, इसका लक्षण क्या है, इसका बचाव क्या है, उसे कैसे बचाया जा सकता है। देखिए, डिलीवरी के टाइम में कॉम्प्लिकेशन रहता है, ब्लीडिंग का कई तरीका, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें रिस्की केस होता है वो है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और उसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा एनीमिक हो जाती है, खून की बहुत कमी हो जाती है और वो पेशेंट काफ़ी टाइम से ब्लीडिंग होते होते बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच जाती है। तो उस कंडीशन को पहचानने के लिए सबसे पहले टाइम से चेकअप करवाएं। अल्ट्रासाउंड के जरिए अगर उन्हें पता चलता है कि प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसमें उनको कंप्लीट बेड रेस्ट दिया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए और उनको खान पान का ध्यान रखा जाए ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। और टाइम से ही उनका मतलब नॉर्मल डिलीवरी के लिए उनको कोशिश नहीं करानी चाहिए। उनको तुरंत जैसे ही उनका टाइम पूरा हो जाए, दर्द होने से पहले ही वो ऑपरेशन द्वारा, उनका सिजेरियन द्वारा डिलीवरी करवा दिया जाए, जिससे जच्चा बच्चा सुरक्षित रहता है। मतलब ये होता क्यों, होने का कारण क्या है, महिलाओं के अंदर क्या लापरवाही ऐसी होती है जिससे कि देखिए, इसका कोई विशेष कारण नहीं होता, ये किसी लापरवाही से नहीं होता है, ये एक नेचुरल है। अब भगवान ने अंदर बच्चे को बनाया है तो वो किस पोजीशन में कब क्या रहेगा इसका कोई मेन रीजन नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये है कि हम कुछ लक्षण के जरिए जान सकते हैं कि हाँ ये बीमारी तो है। इसमें जैसे ही प्रेगनेंसी 2-3 महीने की होती है तब से ही पेशेंट को ब्लीडिंग होने लगता है, थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग रहता है, कभी कभी बहुत हैवी भी होने लगता है। तो वो हम पहले से अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के, ब्लड टेस्ट करवा के उसके जरिए हम अगर जान जाते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया है तो हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, उसमें बेड रेस्ट कराते हैं ताकि पेशेंट को जो उसके बारे में उसको जानकारी रहता है तो उस हिसाब से नियमित उसका पालन करे, वो ज़्यादा चले नहीं, बेड रेस्ट पे बिल्कुल रहे, प्रॉपर वो टाइम से जाके डॉक्टर के अटैचमेंट में रहे, प्रॉपर अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट ये सब ध्यान रखे। तो ये बहुत नहीं, अगर वो प्रॉपर, ये एक भ्रांतियाँ लोगों के दिमाग में है कि जब ब्लड चढ़ाया जाएगा तो बच्चा बहुत कमजोर होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ मरीज की जान बचानी है तो उसके जान से बढ़ के तो कुछ है नहीं, तो उस टाइम में तो ब्लड चढ़ाना जरूरी है। ऐसा कोई भ्रम नहीं है कि नहीं हम ब्लड चढ़ा देंगे तो बच्चा कमजोर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप गर्भवती महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको सजेशन क्या देना चाहेंगे? गर्भवती महिला को हम यही सजेशन देंगे कि देखिए, जो अच्छे घर से हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, बढ़िया से डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन जो गरीब महिला भी हैं उनके लिए भी सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। वो हॉस्पिटल में टाइम से जाएं, अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, डॉक्टर को प्रॉपर चेकअप करवाएं, डॉक्टर जो सजेस्ट करे आयरन, कैल्शियम या जो भी मेडिसिन वो प्रॉपर लें ताकि उनका जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहे और ऐसी गंभीर स्थिति ना आए कि उन्हें बाद में चल के बहुत ज़्यादा भुगतना पड़े। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है जिला आबकारी महोदय जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं जी। वर्ष 2023 और 24 में जो है जो क्षेत्रवार दुकानें अलॉट हुई हैं उसकी प्रक्रिया शासन द्वारा आबकारी नीति की घोषणा की गई है 2023-24 से। प्रथम चरण में नवीनीकरण होगा दुकानों का, उसके बाद जो दुकानें अवशेष रह जाएंगी तो 3 चरणों में नवीनीकरण है क्या? नवीनीकरण जो पॉलिसी की शर्तों पर अगर व्यापारी चाहता है तो अपनी दुकान का रिन्यूअल करा सकता है, यही नवीनीकरण है। नवीनीकरण में है कि दुकानों का 10% कोटा बढ़ाया गया है, 10% फीस बढ़ाई गई है, यही सब है। अगर वो सहमत है कि दुकान हम रिन्यूअल कराएंगे तो करा सकता है, अन्यथा वो दुकान लाठी में चली जाएगी। लाठी 3 चरण में होगी, 3 चरणों में अगर के पश्चात अगर दुकान अवशेष रह जाती है तो ई टेंडर के माध्यम से दुकान व्यवस्थित कराई जाएगी और उसके बाद रहेगा फिर शासन द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। यही शासन में जो आबकारी नीति की घोषणा हुई 2022-23 में कितना राजस्व आय हुआ? 2022-23 में 346 करोड़ करीब लगभग राजस्व प्राप्त हुआ था, जिससे हम इस समय अभी जनवरी तक 30 करोड़ ज़्यादा हैं, जनवरी तक के सापेक्ष। और अनुमान की इस वर्ष जो है
करीब 400 करोड़ रुपया राजस्व जनपद 9 में। पिछली बातों को और वर्तमान में अगर तुलना किया जाए तो देखा यह जाता था कि पिछली बार जो है काफ़ी जो है मशक्कत की जाती थी राजस्व को बढ़ाने के लिए, और उसका सबसे बड़ा कारण जो था वो ये था कि अवैध शराब जो बनता था, लेकिन कहीं न कहीं इस बार जो है ये देखने को मिला है कि अवैध शराब पे जो है काफ़ी कंट्रोल हुआ है। किस रोड मैप से जो है उसको आपने कंट्रोल किया है? शराब पहले बनती थी जनपद में 5-6 साल पहले ज़्यादा थी, इस समय तो बहुत, जब से मैं आया तब से ही कम है और निरंतर कम होता जा रहा है। हमारे इंस्पेक्टर जो है 4 सर्किलों हैं और नियमित दबिश करते हैं क्षेत्रों में, जिस नाते उनका जो हरासमेंट होता है, जो अवैध शराब के कारोबारी हैं और वो छोड़ रहे हैं इस काम को, और जो है इसी नाते देसी शराब और अंग्रेजी शराब बियर उपभोग बढ़ा है, और इस साल भी इसी नाते 10% बढ़ा हुआ, तब भी लोग रिन्यूअल करा रहे हैं दुकान की। 297 दुकानें हैं पूरे जनपद में जी, और उसमें अनुमानित कितनी दुकानें ऐसी हैं जो रिन्यूअल हो जाएंगी? अभी 243 दुकानें हो रही हैं अभी तक। अभी 54 दुकानें जो छूट रही हैं, उसमें देसी शराब की 18 हैं, अंग्रेजी की 21 हैं, बियर की 2 हैं, मॉडल शराब की 3 हैं और भांग की 10 हैं। इस बार कुछ 54 दुकानें अभी तक छूट रही हैं। अभी कुछ ऑफलाइन कुछ आता है रिन्यूअल के लिए, उसमें 2-1 दुकानें हो सकती हैं और हो जाएँ, और जो दुकानें हैं